हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अरस्तू के बारे में बताऊंगा और इनके जीवन परिचय और इनके जितने भी सिद्धांत हैं मैं आज सभी का वर्णन करूंगा आप लोगों के सामने। तो अब हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय का। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व यूनानी औपनिवेश स्टागिरा में हुआ, जो कि एथेंस से 200 मील उत्तर स्थित था। इनके पिताजी का नाम निकोमार्कस था, जो कि स्टागिरा के ही राज्य वैद्य थे। अब हम अरस्तू के जीवन अध्ययन की बात करते हैं तो इनका जीवन को हम 3 चरणों में बांटकर देखेंगे। प्रथम चरण की शुरुआत 1 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक हुई है और 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने प्लेटो के शिष्य बने थे और उनके साथ रहकर, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक उनके साथ रहकर ज्ञान अर्जन किया था। और अब मैं बात करता हूँ अरस्तू की। तो अरस्तू बचपन से ही बहुत ही तेज बुद्धि के बालक थे। ये पढ़ने में बहुत ही तेज, कुटिल बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के थे और इस प्रकार इनका जो घर था वह पूरी तरह से किताबों से भरा हुआ रहता था। इस प्रकार ही प्लेटो ने इसके ऊपर एक कथन कहा है और इनके घर को पाठक के घर के कथन से संबोधित किया है। इसके बावजूद मैं बात करूं अरस्तू की, तो अरस्तू ने प्लेटो के कई ऐसे सिद्धांत थे जिसको इन्होंने आलोचनात्मक वर्णन किया है और यहाँ तक इन्होंने ये कहा है कि जो ज्ञान की उत्पत्ति और जो ज्ञान का अंत है वह प्लेटो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी कई अन्य दार्शनिक हैं जिनको हम पढ़कर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और ये प्रथम चरण था। अब दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो दूसरे चरण की शुरुआत प्लेटो की मृत्यु के बाद से होती है और प्लेटो की मृत्यु 447 ईसा पूर्व हुआ है और इसके बाद ही अरस्तु इनके शिक्षण संस्थान रिक्रिएशन के प्रधान पद पर विराजमान होना चाहते थे, लेकिन इनका सपना पूरा न हो सका क्योंकि वहाँ पर इनके विरोधी बहुत सारे थे। इसलिए इन्होंने रिक्रिएशन को छोड़कर महाराज हर्मियास के पास आ गए और वहीं पर उनके राजवैद्य के पद पर विराजमान होकर कार्य करने लग गए। महाराज हर्मियास ने ही इनकी मदद की थी इनके शिक्षण संस्थान को स्थापना करने में और शिक्षण संस्थान का नाम था लाइसियम। लाइसियम की मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने। लाइसियम जो शिक्षण संस्थान थी इसको मतलब कि बनाया था अरस्तू ने महाराज हर्मियास की मदद से 53 वर्ष की आयु में। और इसके जो मुख्य विषय थे इस शिक्षण संस्थान के जीव विज्ञान और प्रकृति विज्ञान था। इसके बाद ही 442 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को बुलवाया ताकि वह अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ा सके और पढ़ाए। फिर अरस्तु मैसिडोनिया गए और मैसिडोनिया में अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर को पढ़ाने लग गए। और जब कुछ वर्षों बाद फिलिप की मृत्यु हुई तब सिकंदर विश्व विजय के लिए रवाना हुए और उसी के दौरान अरस्तु भी अपने लाइसियम शिक्षण संस्थान में वापस आ गए। फिर कुछ वर्षों बाद पता चला कि 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई है। तब एथेंस वासियों ने मैसिडोनिया पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर लूटपाट व कब्जा करना चाहा। और जिस प्रकार एथेंस वासियों को अरस्तु के बारे में पता चला और अरस्तु के जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे मैसिडोनिया के राज्य और राजा से, तो उस पर देशद्रोह का आदेश लगाया, मतलब कि देशद्रोह कहा उन्हें और उन्हें मारने की धमकी भी दी और उन्हें मारने के लिए गए भी। तो वह किसी प्रकार से वहाँ से अपनी जान बचा के भागे और भागते भागते उन्होंने ये कहा, मतलब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा कि मैं डरा नहीं हूँ और मैं एथेंस वासियों को दोबारा दर्शन के खिलाफ अपराध करने नहीं दूंगा। जी हाँ, उन्होंने दोबारा शब्द का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि प्रथम जो अपराध था वह कब हुआ था, जब एथेंस वासियों ने सुकरात को, जो कि प्लेटो के गुरु थे, उनको जहर का प्याला दिया। तब वो पहला दर्शन के खिलाफ अपराध था और ये दूसरा अपराध था अरस्तु के वक्त। तो इन्होंने इसलिए यह कथन कहा है। फिर अरस्तु भागकर यूबेरिया नामक टापू में चले गए और वहीं रहने लग गए।
और ये तीसरा चरण था। अब मैं बात करता हूँ आपको कि जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी एथेंस की या अरस्तु के समय की, तो उस समय राजनीति में बहुत ही उथल पुथल और अस्थिरता था। अब मैं बताता हूँ आपको, यूनान का एक नगर है मकदुनिया, जहाँ का सम्राट ने नगर राज्यों की व्यवस्था को समाप्त कर निरंकुश तंत्र की स्थापना कर दी थी, जिससे कि वहाँ की जनता बहुत ही परेशान हुई और वहाँ जनता और राजा के बीच में आक्रोश पैदा हुआ, क्रांति पैदा हुआ। फिर जाके अरस्तु ने यह सोचा कि लोगों में क्रांति क्यों है और ये जो क्रांति है इसकी वजह क्या है। ये था अरस्तु के जीवन परिचय और उस समय की राजनीतिक अस्थिरता के बारे में वर्णन। अब मैं आप लोगों को अरस्तु के रचनाओं के बारे में बताऊंगा। वैसे तो जब हम अरस्तु की रचनाओं की बात करते हैं तो अरस्तु की प्रमुख रचनाएं कुछ हैं, लेकिन इनकी कुल रचनाओं की बात करता हूं तो इनकी कुल रचनाएं लगभग 400 से भी ज़्यादा हैं। और जब हम इनके प्रमुख रचनाओं के अध्ययन की बात करेंगे तो उनका अध्ययन हम प्रमुख 5 भागों में करते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊँगा। पहला चरण है राजनीतिक वर्णन या राजनैतिक रचना, जिसमें प्रमुख 4 हैं। पहला है द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, द रियोट्रिक और द एथिक्स। रियोट्रिक कानून के ऊपर है और एथिक्स न्याय के ऊपर है। अब दूसरा चरण है साहित्यिक रचना। साहित्यिक रचना में 3 रचनाएं हैं, एडमस, सोल और पोएटिक्स। उसके बाद है तीसरा चरण, तीसरा भाग, जो कि है दर्शन शास्त्र व नीति शास्त्र। दर्शन शास्त्र में 4 रचनाएं हैं, एथिक्स डी अनीमा, मेटाफिजिक्स, निकोमाकियन, ये हैं इनकी रचनाएं। और अब है भौतिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान में 1 रचना है मटेरियोलॉजी। उसके बाद है जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान में है द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो ये थी इनकी कुल प्रमुख रचनाएं। अब मैं आगे आपको इनके राज्य के ऊपर, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति और आगे अन्य सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। तो जब हम राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इन्होंने राज्य की उत्पत्ति को स्वाभाविक माना है। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति को मानव समाज के स्वाभाविक व विकास के परिणाम माना है। हमने देखा था प्लेटो ने क्या कहा था। प्लेटो ने ये कहा था कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के ज़रूरतों पर हुआ है, लेकिन अरस्तु ने यहाँ ज़रूरतों को नहीं माना है, नहीं स्वीकारा है। उन्होंने यहाँ ये कहा है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वह स्वाभाविक हुई है, यानी कि विकास का परिणाम है राज्य की उत्पत्ति। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जब किसी एक व्यक्ति ने सबसे पहले तो दास का निर्माण किया, फिर दास का निर्माण करने के बाद उसने स्त्री के साथ संबंध बनाया। स्त्री के साथ संबंध बनाकर उसने एक परिवार का निर्माण किया और इस प्रकार कुछ परिवारों ने मिलकर एक ग्राम या कस्बे का निर्माण किया और फिर कुछ ग्राम और कुछ कस्बों ने मिलकर एक संपूर्ण राज्य की स्थापना करी। तो ये है इनके राज्य की उत्पत्ति, जो कि स्वाभाविक और विकास का परिणाम है। अब हम बात करते हैं राज्य की प्रकृति की। तो राज्य की प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो राज्य की प्रकृति पर भी इन्होंने अरस्तु के तरह, प्लेटो के ही तरह कहा है, आंगिक सिद्धांत को अपनाया है। और आंगिक सिद्धांत में इन्होंने यही कहा है कि जो राज्य है वह एक मानव रूपी ही है, जिसमें कि जो हम मतलब देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, जब आपने प्लेटो पढ़ा है तो आपको आंगिक सिद्धांत के बारे में भी पता होगा कि प्लेटो का जो आंगिक सिद्धांत है उसमें प्लेटो ने क्या कहा था। प्लेटो ने ये कहा था कि जो मनुष्य का जो शरीर है वह राज्य रूपी है और जो इसके अंग है वह मनुष्य है। इस प्रकार जो भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर में पूरी तरह से फैल जाता है और हमारे शरीर का विकास करता है। तो उसी प्रकार जो हमारा आंगिक सिद्धांत है, उसी आंगिक सिद्धांत को अरस्तु ने भी अपनाया है। ये था राज्य की प्रकृति। अब हम बात करते हैं राज्य की प्रमुख कार्य की। तो जब हम राज्य के प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं यही बता दूं कि किसी भी राज्य की जब हम बात करें तो उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रथम कार्य क्या होता है कि वह अपने राज्य के जनता या राज्य के व्यक्तियों का सर्वोच्च कल्याण करे, चाहे वह
राजनीतिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, वह अन्य प्रकार से हो। तो इसमें हम देखते हैं कि जो राज्य के प्रमुख कार्य हैं वह यही हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी कार्य थे जो कि जनता का विकास करने के लिए किया जाता था। यह है राज्य के प्रमुख कार्य। अब मैं बात करता हूँ आपको कि राज्य की शक्ति की। जब मैं राज्य की शक्ति की बात करूँ तो राज्य की शक्ति में इन्होंने भी प्लेटो के तरह सैन्य वर्ग को अहम माना है, क्योंकि जो सैन्य वर्ग है उसकी इसमें अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका क्यों होती है? क्योंकि आपको पता ही है, जो सैन्य वर्ग है वही एकमात्र ऐसा वर्ग है जो राज्य के बाहरी आक्रमण से हमें बचाता है और राज्य के आंतरिक सुरक्षा और शांति में अहम योगदान देता है। इसी प्रकार अरस्तु ने राज्य की जो शक्ति है उसमें सैन्य वर्ग को अहम माना है। अब मैं बात करता हूँ संप्रभुता की। जब मैं आपको संप्रभुता के बारे में बताऊंगा तो संप्रभुता में यहाँ पर अरस्तु ने कहा है कि जो राज्य है, हम राज्य से पहले व्यक्तियों को नहीं देखेंगे या हम राज्य से पहले व्यक्तियों का विकास नहीं करेंगे। हम यहाँ व्यक्तियों से पहले या लोगों से पहले राज्य का विकास करेंगे, राज्य की देखरेख करेंगे। क्योंकि ऐसा अरस्तु ने इसलिए कहा कि जब हम राज्य को देखेंगे, राज्य का विकास करेंगे, तभी तो राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का विकास होगा। तो इसलिए इन्होंने संप्रभुता में ये कहा है कि जो राज्य है वह सबसे सर्वोच्च होगा, सबसे शक्तिशाली होगा और सबसे श्रेष्ठ होगा, और राज्य के ही अधीन होंगे। राजा, कानून, जनता सब इसके अधीन होंगे। अब हम बात करते हैं सरकार की। जब हम सरकार की बात करते हैं तो अरस्तु ने यहाँ पर 6 प्रकार के सरकार की बात की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने यहाँ सरकार को 3 भागों में बांटकर बताया है। जिसमें पहले तो इन्होंने बताया है एक व्यक्ति के द्वारा शासन, कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन, और तीसरा है बहुत व्यक्तियों का, अनेक व्यक्तियों के द्वारा शासन। तो जब मैं एक व्यक्तियों के शासन की बात करूंगा तो एक व्यक्तियों के शासन में पहले तो मैं सामान्य रूप बताऊंगा और दूसरे में मैं विकृत रूप बताऊंगा। एक व्यक्तियों के शासन के द्वारा मैं जब सामान्य रूप की बात करूं तो सामान्य रूप में है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजा शासन करता है और जब तक वह राज्य के कल्याण में कार्य करता है तब तक वह राजतंत्र कहलाता है। जैसे ही राजा इस मतलब अपने स्वार्थ के लिए शासन करना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तब क्या होता है? वह निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप से विकृत रूप में चला जाता है। विकृत रूप में चला जाता है, जिसमें क्या होता है कि वह निरंकुश तंत्र में बदल जाता है और यहाँ जनता का शोषण होता है। तो ये था एक व्यक्तियों के द्वारा शासन। पहला था राजतंत्र, दूसरा था निरंकुश तंत्र। अब मैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन की बात करूं तो कुछ व्यक्तियों के शासन में भी यही है। कुछ व्यक्तियों के शासन में ये है कि पहला है कुलीन तंत्र। यह है सामान्य रूप। कुलीन तंत्र में क्या होता है कि कुछ राजाओं के समूह शासन करते हैं, और ये तो सामान्य रूप है, लेकिन जैसे ही इसमें भी राजाएं, जो जितने भी राजाएं हैं या उसके मंत्रीगण हैं, जैसे ही वो अपने फ़ायदे के लिए राज्य की शक्तियों का निर्वहन करते हैं, तो ये जो शासन है ये इसका विकृत रूप में क्या हो जाता है? यह कुलीन तंत्र किस तंत्र में परिवर्तित हो जाता है? कुलीन तंत्र जो है नकारात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि फिर जो है यह धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। जब राजा महाराजा जब अपने शोषण में काम, अपने हित में काम करने लग जाएंगे, तो अब जो है किसी न किसी को तो बागडोर संभालना ही होगा। तो क्या होता है, जो राज्य में जो अमीर वर्ग होते हैं वह राजाओं से शक्ति छीन लेते हैं और अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर हमने इसमें देखा कुछ लोगों के शासन में दूसरा था कुलीन तंत्र और तीसरा था धनिक तंत्र। लेकिन आपको पता है धनिक तंत्र में भी जब धनिक वर्ग अपने हित में कार्य करने लग जाते हैं, तब जो है ये शासन पद्धति बहुतंत्र में आ जाता है। बहुतंत्र यानी कि यह है बहुत लोगों का शासन। इसमें क्या होता है, यह 5वां है बहुतंत्र, सामान्य रूप है इसकी। बहुतंत्र में शासन बहुत लोगों के हाथ में आ जाता है, और जब कहें, और इसमें भी बहुत से लोग हैं जो वो कभी कभार गलतियां करने लग जाते हैं, राज्य की नीतियों को सही तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो फिर
क्या होता है, शासन इसके विकृत रूप में यानी कि लोकतंत्र में चला जाता है। तो ये है शासन की 6 प्रकार, जिसमें पहला था राजतंत्र, दूसरा था निरंकुश तंत्र, तीसरा है कुलीन तंत्र, चौथा है धनिक तंत्र, पांचवा है बहुतंत्र और छठा है लोकतंत्र। ये है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कानून के बारे में। जब मैं कानून की बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कानून, यहाँ पर कानून का वर्णन यहाँ पर अरस्तु ने अपना जो रचना था रियोट्रिक उसमें की थी। मैंने आपको बताया था रियोट्रिक इनकी रचना थी राजनीति के ऊपर, जिसमें इन्होंने कानून की बात की थी। तो यहाँ पर इन्होंने कानून को 2 प्रकार से बताया है, व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत। व्यक्तिगत कानून में क्या है? व्यक्तिगत कानून में ये है कि व्यक्तिगत कानून वो होता है जो राजाओं द्वारा, मतलब कि कहते हैं ना, कई राज्य में देखते हैं कि राजाएं कुछ कानून बना देते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि राजा ने कानून बनाया है, इसलिए वो व्यक्तिगत कानून हुआ, व्यक्ति के द्वारा बनाया गया कानून है। और जब हम बात करते हैं गैर व्यक्तिगत कानून की, तो गैर व्यक्तिगत कानून का मतलब है कि जो कानून रीति रिवाजों व परंपराओं से चली आ रही है या परंपराओं के द्वारा बनी है, वह है गैर व्यक्तिगत कानून। इसी प्रकार इसके 2 प्रकार और मैं बताऊंगा आपको, विशिष्ट कानून और सार्वभौमिक कानून। विशिष्ट कानून की जब मैं बात करता हूँ तो आपको पता है विशिष्ट कानून यानी कि विशिष्ट शब्द आपको पता होगा, विशिष्ट कानून का क्या मतलब है? विशिष्ट शब्द का क्या मतलब? विशिष्ट का शब्द का मतलब है सबसे अलग या किसी एक जगह पर या किसी एक क्षेत्र पे। अब बात कर लेता हूँ मैं भारत देश की। वैसे तो भारत देश की मैं बात करूँ तो भारत देश का जो कानून है, यह कानून मतलब कि मानता हूँ हमारा जो संविधान है ये बहुत से देशों को तुलना करके बनाया गया है, लेकिन ये फिर भी देखा जाए तो ये सबसे अलग है ना, सबसे अलग है। और ये एक देश में है, एक देश मतलब भारत में है, इसलिए ये विशिष्ट हुआ। अब मैं जब बात करता हूँ सार्वभौमिक कानून की, तो सार्वभौमिक कानून का मतलब है पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर लागू होने वाला प्राकृतिक कानून, यह है सार्वभौमिक कानून। तो ये थी हमारी कानून। अब मैं बात करता हूँ आपको न्याय के बारे में। जब न्याय की बात करूँ तो न्याय में यहाँ अरस्तु ने साफ साफ कहा है कि जो न्याय है यह व्यक्ति के सद्गुण के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर भी न्याय के इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय में इन्होंने क्या कहा? अरस्तु ने सामान्य न्याय में ये कहा कि जो न्याय है, सामान्य न्याय, अगर मान लो व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को सत्य निष्ठा से सद्गुण के साथ पूरा करे तो वह सामान्य न्याय होगा। और जब हम बात करते हैं विशिष्ट न्याय की, तो विशिष्ट न्याय भी यहाँ सामान्य न्याय का ही एक मिला जुला रूप या इसी का पहलू है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो विशिष्ट न्याय है वह न्याय, इस न्याय में क्या होता है कि जो व्यक्ति हैं वह किसी भी कार्य को तो सद्गुण वह सही तरह से करते हैं, लेकिन वह सद्गुण और सही तरह से करने की प्रेरणा है। विशिष्ट न्याय जो है यह एक प्रेरणा का सिद्धांत है। और यह सिद्धांत या ये जो कहूँ विशिष्ट न्याय भी, इसके भी 2 प्रकार हैं या 2 स्रोत हैं, 2 चरण हैं। पहला तो हो गया है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है संशोधनात्मक न्याय। अब मैं बताता हूँ आपको वितरणात्मक न्याय क्या है। वितरणात्मक न्याय ये है, अगर जितने भी राज्य में पद हैं, सेवाएं हैं, उन सब का अनुपातिक रूप से वितरण करना ही वितरणात्मक न्याय है। और अब मैं बात करता हूँ, वितरणात्मक न्याय हो गया, अब मैं बात करता हूँ संशोधनात्मक न्याय। तो संशोधनात्मक न्याय की जब मैं बात करता हूँ तो संशोधनात्मक न्याय में ये कहा गया है कि जो ये न्याय पद्धति है इसमें व्यक्तियों के ऐच्छिक और अनैच्छिक या यूँ कहूँ वैचारिक या आपस में जो पारस्परिक संबंध होता है उसके द्वारा नियंत्रित या उसके रूप में होता है। जैसे मान लो ये समूह है, यहाँ व्यक्तियों का समूह है, अब उनमें कुछ व्यक्तियों के आपसी मतभेद हैं, चाहे वो ऐच्छिक हैं चाहे वो अनैच्छिक हैं। ऐच्छिक में क्या होता है? ऐच्छिक में अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ किसी को कुछ करना चाहता है, दंड देना चाहता है, मारना चाहता है, तो उस व्यक्ति पर कानून दबाव डालती है और उसे कहती है कि आप ऐसा काम नहीं करोगे, तो ये ऐच्छिक है।
और अनैच्छिक में क्या होता है कि भाई मतलब उसने काम कर दिया है, उसने राज्य के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ दोष कर दिया है, गलत काम कर दिया है, तो अब उस पर क्या होता है कि राज्य या कानून उस पर कानून के द्वारा दंड देती है उसे। तो ये है न्याय जो मैंने आपको बताया था, संशोधनात्मक न्याय। अब ये न्याय की हमने बात कर ली है, अब हम आगे बात करेंगे अधिकार की। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको साफ साफ, अधिकार की बात तो यहाँ प्लेटो के तरह अरस्तु ने भी नहीं की है। और अब मैं बात करता हूँ नागरिकता की। तो जी नागरिकता का इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि नागरिकता में भी इन्होंने ये कहा है कि जो राज्य में रहते हैं वही व्यक्ति नागरिक नहीं है। राज्य में रहने वाले लोग या व्यक्ति नागरिक नहीं हैं। नागरिक इन्होंने किन्हें किन्हें कहा है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने दास, बूढ़े, बच्चे, विदेशी, स्त्री, मंदबुद्धि, इन सबको इन्होंने नागरिक नहीं माना है। इन्होंने नागरिक उन व्यक्तियों को माना है जो तेज बुद्धि के हैं, जो पैसे वाले हैं, अर्थात जिनके पास कुछ ना कुछ खासियत या कुछ ना कुछ पद है, उनको इन्होंने नागरिक माना है। तो ये है इनकी नागरिकता का सिद्धांत। अब मैं बात करता हूँ आपको संपत्ति के सिद्धांत। तो संपत्ति के सिद्धांत में भी इन्होंने ये कहा है कि जो संपत्ति का सिद्धांत है, संपत्ति का जो सिद्धांत है, यह इन्होंने दो प्रकार के माने हैं। पहला तो है सजीव संपत्ति, दूसरा है निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति की जब मैं बात करता हूँ तो सजीव संपत्ति में जितने भी जीवित प्राणी हैं, गाय, भैंस, घोड़ा आदि जितने भी हैं, ये हमारे सजीव संपत्ति हैं। अब निर्जीव संपत्ति की बात करूं तो निर्जीव संपत्ति जो है, जिसमें हमारे खेत खलियान, मकान, दुकान इत्यादि, ये सारे निर्जीव संपत्ति है। और आपको बता दूं मैं, हमारे जो संपत्ति है इसके भी दो स्रोत बताए हैं अरस्तु ने। तो दो स्रोत कौन से हैं? एक तो है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है गैर प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या हुआ कि हमने खेती करी है, फसलें उगाए हैं और उससे धन कमाए हैं, वो है हमारे प्राकृतिक स्रोत। और गैर प्राकृतिक स्रोत में क्या है, ये एक हम बता देते हैं, ये नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब क्या है कि आप चोरी चमारी कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, या 10 का चीज़ 20 रुपये में बेच रहे हो, तो ये है आपका गैर प्राकृतिक व गलत संपत्ति। और मैं आपको बता दूं, राज्य ने संपत्ति को यहाँ मान्यता व संरक्षण प्राप्त किया है। ये है हमारे संपत्ति का सिद्धांत। अब मैं बात करता हूँ अरस्तु के प्रमुख सिद्धांतों की बात, जिसमें इनके प्रमुख सिद्धांत हैं दास्ता का सिद्धांत। दास्ता के सिद्धांत की जब मैं बात करूं तो दास्ता का जो इनका सिद्धांत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दास्ता के सिद्धांत है, इन्होंने प्राकृतिक के या प्राकृतिक रूप के द्वारा माना है। दास्ता के सिद्धांत को इन्होंने प्राकृतिक रूप इसलिए माना है क्योंकि दास्ता शब्द, पहले तो दास्ता शब्द के बारे में मैं आपको बता दूं क्या होता है। ये दास्ता शब्द यानी कि दास, नौकर, दास, ये है दास्ता का सिद्धांत। इसमें क्या कहा है कि नौकर बनने योग्य कौन व्यक्ति होते हैं या कौन व्यक्ति होते हैं जो हमारे दास के रूप में कार्य करते हैं। तो इन्होंने बताया है उनके दो रूप हैं, प्राकृतिक के दो रूप हैं। पहला तो यह है कि जो दरिद्र व्यक्ति हो या जो बचपन से ही मंद बुद्धि हो, वह हमारे दास बनने योग्य हैं, या वह पैदा हुए हैं किसी न किसी के द्वारा नौकर बनने के लिए। ये है दास्ता का सिद्धांत। अब दूसरी में बात करूं मैं, जो दूसरा है दास्ता में ही प्रकार प्राकृतिक रूप, वो है बंदी बनाए गए सैनिक। जी हाँ, मान लो किसी राज्य ने किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया और उस राज्य से जितने भी बंदी बनाए सैनिक हैं उनको भी हम दास्ता के रूप में देखते हैं, उनको भी हम नौकर के रूप में देखते हैं। तो ये था दास्ता का सिद्धांत जो कि प्राकृतिक के ऊपर आधारित है, जिसके दो प्रकार हैं। एक तो जो दरिद्र व्यक्ति हो या बचपन से ही मंदबुद्धि हो, या दूसरा वो जो बंदी बनाए गए सैनिक हो। ये हो गया दास्ता का सिद्धांत। अब इसकी जो दूसरी सिद्धांत है वो है क्रांति का सिद्धांत। जब मैं क्रांति के सिद्धांत की बात करूं तो इन्होंने क्रांति के सिद्धांत में 5 प्रकारों का वर्णन किया है। पहला है आंशिक व पूर्ण क्रांति। जी हाँ, आंशिक का आपको मतलब पता ही होगा, आंशिक मतलब छोटा या अल्प। तो आंशिक जो क्रांति है उसमें क्या होता है? आंशिक क्रांति में ये होता है कि
मान लो किसी राज्य का संविधान में कुछ बदलाव करना, कुछ मात्र अंश मात्र करना बदलाव, तो यह है आंशिक क्रांति। और जब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पूर्ण क्रांति की। तो जब हम पूर्ण क्रांति की बात करते हैं तो पूर्ण क्रांति में क्या होता है? पूर्ण क्रांति का मतलब है कि पूरा राजपाट उखाड़ के दूसरा शासन पद्धति कायम करना, वो है हमारा पूर्ण क्रांति, जिसमें हम संपूर्ण राजपाट को उखाड़ फेंकते हैं। ये था पूर्ण क्रांति। दूसरा है रक्त पूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति। जैसा कि आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, रक्त पूर्ण यानी खून बहाकर क्रांति करना, जान जोखिम में डालकर क्रांति करना। और दूसरा है रक्तहीन क्रांति, मतलब कि जान को बिना जोखिम डाले क्रांति करना। ये हो गया। अब तीसरा है आपका विशेष वर्गों के खिलाफ क्रांति करना। इसमें क्या होता है? इसमें हम किसी राजा या किसी अमीर वर्ग के खिलाफ क्रांति करते हैं। चौथा है व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत क्रांति। व्यक्तिगत क्रांति में क्या होता है? हमने किसी राजा को हटाने के लिए क्रांति करते हैं कि हाँ भाई, उसने गलत शासन प्रणाली लागू की है तो हम उस राजा को ही हटाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत काम करते हैं तो हम क्या करेंगे? क्रांति करेंगे और उनको पद से हटाने के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो ये है व्यक्तिगत क्रांति। और अब गैर व्यक्तिगत क्रांति की जब मैं बात करूँ तो मानो कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके जितने भी मंत्रीगण हैं, 50, 60, 100 जितने भी मंत्री हैं, उन सब को उखाड़ फेंक कर हम दोबारा दूसरा मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो वो है हमारा गैर व्यक्तिगत क्रांति। पांचवी है बाघ वीरों की क्रांति। बाघ वीरों शब्द आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। बाघ वीरों, बाघ का मतलब है बात, विचार, अभिव्यक्ति, और वीरों का मतलब तो वही लोग। तो कुछ ऐसे करिश्माई लोग होते हैं जिनकी क्या बताऊं मैं, जिनके भाषण में ऐसी जादू होती हैं, ऐसी चमत्कार होते हैं, जिनको बोलकर ही वो क्रांति कर देते हैं। तो ये है बाघ वीरों की क्रांति। तो मैंने आपको बता दिया है 5 प्रकार के क्रांति की। पहला था आंशिक व पूर्ण क्रांति, दूसरा था रक्त पूर्ण व रक्तहीन क्रांति, तीसरा था व्यक्तिगत व गैर व्यक्तिगत क्रांति, चौथा था विशेष वर्ग के खिलाफ क्रांति, और पांचवा था बाघ वीरों की क्रांति। तो ये मैंने आपको क्रांति के बता दिया है सिद्धांत। अब मैं आपको बताता हूँ इनके अरस्तु के शिक्षा के ऊपर विचार। जब मैं शिक्षा के ऊपर की बात करूँ तो अरस्तु के समय वहाँ पर शिक्षा कैसी थी? वहाँ 7 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक शिक्षा दिया जाता था, और वहाँ शिक्षा दोनों मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को ही दिया जाता था। 7 वर्ष और शिक्षा जो थी वह राज्य के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। और इसमें क्या था कि जो प्रथम चरण है, यहाँ पर शिक्षा 2 चरण में बांटा गया था। जो प्रथम चरण था वह था 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक, जिसमें बच्चों को जिम्नास्ट सिखाया जाता था। जिम्नास्ट यानी कि शारीरिक ज्ञान वगैरह के बारे में बताया जाता था, शरीर को लचीला करने या जिम्नास्ट से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। और 14 से 21 वर्ष में उनको विशेष ज्ञान दिया जाता था, जिसमें उनको समाज के बारे में और समाज की राजनीतिक व साहित्यिक ज्ञान दिया जाता था। तो ये है शिक्षा के ऊपर विचार। अब मैं बात करता हूँ आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता हूँ। तो जब मैं आदर्श राज्य की स्थापना की या इनके अरस्तु के द्वारा आदर्श राज्य की कल्पना की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने प्लेटो का पलटवार किया है, यानी कि प्लेटो की आलोचना की है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना करने में क्या बोला था? उन्होंने 3 वर्ग यानी कि वर्ग विभाजन को कायम किया था, और उन्होंने 3 वर्गों की बात की थी आदर्श राज्य में। प्लेटो ने कहा था दार्शनिक वर्ग होगा, सैनिक वर्ग होगा और उत्पादक वर्ग होगा, जो अपने अपने काम करेंगे, है ना। तो उसमें आदर्श राज्य की स्थापना होगी। लेकिन नहीं, यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर अरस्तु ने इसको ठुकराते हुए कहा कि जो आदर्श राज्य की कल्पना है वह वर्ग विभाजन के ऊपर ना होकर व्यक्तियों की मानसिक प्रवृत्ति पर होगी और उनके स्वेच्छा पर होगी, और उनके जो सद्गुण है, सत्य गुण है, उसके आधार पर एक आदर्श राज्य की कल्पना करेंगे, जिसमें व्यक्ति कार्य को सही ढंग से करता है और किस प्रकार से करता है, उसकी बात हुई है उन्होंने अपने आदर्श राज्य में प्लेटो की आलोचना करते हुए।
अब मैं बात करता हूँ आपको इनके चिंतन पद्धति यानी कि थिंकिंग मेथड के बारे में बताऊँगा आपको। तो इनकी जो मैं आपको बता दूँ, अरस्तु जो थे, अरस्तु पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था अपने चिंतन पद्धति में, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था इन्होंने। और दूसरी है इनकी जो है आगमनात्मक पद्धति। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति की बात की थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य मरणशील है, इसलिए श्याम एक मरणशील मनुष्य है। लेकिन यहाँ अरस्तु ने इनकी आलोचना करते हुए कहा है कि आगमनात्मक पद्धति में कहा है कि श्याम मरणशील है, अतः श्याम मरणशील मनुष्य है, इन्होंने ये कहा है। अब इनकी तीसरी जो है पद्धति है अध्ययन, तीसरी जो है वो है स्वदेशात्मक पद्धति। जी हाँ दोस्तों, इसमें इन्होंने अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने ये कहा है कि जितनी भी हमारी प्रकृति में वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उन सब का कोई ना कोई उद्देश्य है और उसी उद्देश्य से वह उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, मतलब कि अगर मान लो यहाँ मिट्टी है तो मिट्टी का उद्देश्य क्या था? मिट्टी का उद्देश्य था कि उसका घड़ा बनना, मतलब मिट्टी का उद्देश्य था घड़ा बनना, इसलिए मिट्टी उत्पन्न हुआ। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि जो भी वस्तु है, चाहे वो लकड़ी है, मिट्टी है, उन सब का कोई ना कोई उद्देश्य था, इसलिए वह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसका स्व उद्देश्य था, इसलिए इसका स्वदेशात्मक पद्धति कहा गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनका जो लास्ट पद्धति था वो था विश्लेषणात्मक पद्धति। विश्लेषणात्मक पद्धति में इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कि मान लो कोई भी घटना घटी है, कोई भी घटना घटी है, तो अब ये नहीं कि हम उस घटना क्षेत्र पे गए और फटाफट हमने देखा कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ और तुरंत ही हम निष्कर्ष निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि इन्होंने विश्लेषणात्मक वर्णन करने के लिए कहा है कि छोटे से लेके बड़े तक, यानी कि उस घटना को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करने की बात कही है, तभी जाके कुछ मसला निकलेगा और कुछ सफल निष्कर्ष निकलेगा। तो ये था इनका विश्लेषणात्मक पद्धति। मैंने आपको बता ही दिया जैसे कि दोस्तों इनकी चार प्रमुख पद्धतियाँ थी, अध्ययन पद्धति थी, जिसमें पहला था वैज्ञानिक, दूसरा था आगमनात्मक, तीसरा था स्वेच्छात्मक पद्धति और चौथा था विश्लेषणात्मक। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, अरस्तु की मैंने पूर्णतम वर्णन कर ही दिया है इनके सभी सिद्धांतों का। तो अब आप देखते रहिए मेरी और वीडियो को, और भी वीडियो में जल्दी ही बनाने वाला हूँ। धन्यवाद।